होली की रात दिल्ली के एक आलीशान सरकारी बंगले में अचानक आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई जाती है और आग तो जैसे तैसे बुझ जाती है। लेकिन उसके बाद एक कमरे से मिलता है बेहिसाब कैश, करोड़ों रुपया। और ये बंगला किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का सरकारी बंगला था। और ये कोई कहानी फिल्मी नहीं है, ये 14 मार्च 2025 की सच्ची घटना है। होली की रात जब जज यशवंत वर्मा शहर से बाहर गए हुए थे और उनके घर में आग लग जाती है। पर असली बवाल तब मचता है जब उनके घर वाले फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और फायर ब्रिगेड आग तो बुझा देती है, लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में कैश मिलता है। अब जैसे ही ये बात हायर अथॉरिटी के पास पहुंचती है और वहां से भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तक पहुंच जाती है, तो संजीव खन्ना साहब इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। और बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रांसफ़र काफ़ी है? और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां पर इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, वहां की भी बार काउंसिल बोलती है कि क्या हर जगह का डंपिंग हमारे यहीं पर होना चाहिए क्या? और इस तरह से कई तरह के सवालिया निशान न्यायपालिका पर उठ जाते हैं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या कौन सी होती है, जजों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है, संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा जज और कौन सी प्रोसेस के द्वारा हटाए जा सकते हैं या उन्हें किन और तरीकों से पनिशमेंट दिया जा सकता है, इस पूरे टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के हमारे टॉपिक का डिस्कशन है कि जजों को हटाने के लिए भारत में कौन कौन सी प्रक्रिया है। अब अगर आज के इंसिडेंट पे बात करें तो जज वर्मा को हटाने के लिए एक तरीका तो है संवैधानिक तरीका। संवैधानिक तरीका में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया की बात करता है और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया की बात करता है। और इन दोनों आर्टिकल के एवज में संसद ने एक एक्ट बनाया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जिसके तहत जजों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। लेकिन ये तो जजों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा एक और तरीका होता है, वो होता है नैतिकता वाला। देखिए इस केस में क्या है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी का मामला जैसे ही संजीव खन्ना जी जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने आता है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, जज वर्मा जी से स्पष्टीकरण मांगेंगे। और स्पष्टीकरण के तहत वो ये पूछेंगे कि आप पर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे। अब एक और उसके पहले भी एक और प्रोसेस है कि उसके पहले जैसे ही मामला आया तो जस्टिस यशवंत वर्मा जी खुद ही समझ जाएं कि भैया हम पर जो आरोप लग रहे हैं, जो मीडिया में जो बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रूव होने वाले हैं। तो उसके लिए पहला रास्ता तो यही होता है कि वॉलेंट्री रेजिग्नेशन दे दे, स्वैच्छिक इस्तीफा दे दे, खुद ही पद से हट जाएं ताकि मामला आगे जाए ही ना। दूसरा तरीका यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चूंकि स्पष्टीकरण मांगा, अब स्पष्टीकरण देंगे जज वर्मा, और जज वर्मा के स्पष्टीकरण से अगर संजीव खन्ना जी संतुष्ट नहीं होते तो संतुष्ट नहीं होने के बाद में वो क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं जज वर्मा जी को कि आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लीजिए, आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लीजिए। क्लियर। अब मान लीजिए कि वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी नहीं लेते और रेजिग्नेशन भी नहीं देते हैं। अब संजीव खन्ना जी को ये तो लग गया कि भैया मामला कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है, और इसके लिए फिर एक आंतरिक जांच समिति का भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है कि अगर इस तरह से जजों का कोई करप्शन का मामला सामने आता है तो वो फिर क्या करते हैं, इन हाउस मैकेनिज्म की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। इन हाउस मैकेनिज्म में ये होता है कि इन हाउस मैकेनिज्म में वो अपनी एक जांच समिति बनाते हैं जिसमें 3 जज को शामिल करते हैं, जिसमें हाई कोर्ट के एक जज होते हैं, दो हाई कोर्ट के होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और इसका जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे एक्शन लिया जाता है। अब मान लीजिए कि जांच कमेटी बैठ गई है और जांच कमेटी में
इन पर जो आरोप लगे वो सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध होने के बाद में फिर यहाँ पर जो कमेटी है वो क्या इनसे बात करेगी, कमेटी ये बात करेगी कि आप पर ये जांच समिति ने आरोप सही पाए हैं, तो आप क्या करिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए। ठीक है, ये दोनों रास्ते फिर से खुल जाते हैं उनके सामने, जस्टिस वर्मा जी के सामने। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो दोनों रास्तों से मना कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये आंतरिक जांच प्रक्रिया की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाई जाएगी, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाई जाएगी, और फिर बोला जाएगा कि चूंकि जज वर्मा जी इन रास्तों से नहीं मान रहे हैं, नैतिकता से वो पद को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आप संवैधानिक आधार पर प्रक्रिया को शुरू करिए। संवैधानिक आधार की प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 के तहत निर्धारित होती है ना, जिसमें दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी की बात की जाती है। वो एक संसदीय प्रक्रिया है। इनके पाले से जब गेंद पूरी तरह से निकल जाती है, तब जाकर यह फिर जो संसदीय प्रक्रिया की तरफ सुप्रीम कोर्ट चले जाता है कि आप अब यहाँ से बात नहीं बन रही है, तो अब जो है अगला तरीका क्या हो सकता है, संसदीय प्रक्रिया का। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया। इसके अलावा एक इमीडिएट तरीका होता है जज को पनिशमेंट देने का, वो है ट्रांसफर का। अगर वर्तमान केस में देखें तो जस्टिस यशवंत वर्मा जी का जैसे ही केस सामने आया, तो वैसे ही क्या करा, संजीव खन्ना जी ने कॉलेजियम की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग के बाद में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से कहाँ कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ताकि कोई जांच प्रक्रिया जो आगे की चलेगी उसमें कोई भी एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार काउंसिल ने भी बोला कि भैया हर जगह का कचरा हमारे यहाँ पे फेंकना ज़रूरी है क्या, और इस तरह के स्टेटमेंट आए जिसने न्यायपालिका की पारदर्शिता, नैतिकता पर कई सारे सवालिया निशान लगा दिए हैं। ठीक है, और ये भी बात उठी है कि भैया जब इस तरह का मामला अगर नॉर्मल किसी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट में आता, या किसी अन्य के समक्ष ये मामला आता, तो उस केस में क्या इसी तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है? उस केस में तो आप डायरेक्ट सस्पेंड कर देते हो, डायरेक्ट उसके बर्खास्तगी की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है ना। कानूनी प्रक्रिया उसमें अलग होती है, और यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया अलग तरीके से अपनाई जा रही है, उस पर भी लोगों में सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई है, ये एक नैतिकता वाले प्रोसीजर है जिसमें 4 तरीके हैं जिससे जजों को पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं संवैधानिक प्रक्रिया की ऊपर बात करते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में मैंने बताया कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 27 इन दोनों में जजों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और इनके तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास थी, और संसद ने बनाया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जजों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अच्छा, जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो तभी शुरू हो सकती है जब जज 2 कारणों से दोषी पाए गए। दोषी 2 कारण कौन से हैं? एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध दुराचार, जैसा कि भाई करप्शन का मामला आया, और इनकेपेसिटी, अक्षम्यता। अक्षम्यता का मतलब यानी कि शारीरिक या मानसिक रूप से व्यक्ति दुर्बल हो गया, काम करने के लिए लायक नहीं रहा, तो उस केस में भी जजों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 कारण आपको याद रखना है इम्पीचमेंट के, वो कौन से हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकेपेसिटी, अक्षम्यता। ठीक है, अब प्रोसीजर को समझते हैं कि प्रोसीजर जो संवैधानिक प्रक्रिया वो कैसे स्टार्ट होती है। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में बात करें तो ये हमारे 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला साहब, राज्यसभा के हैं जगदीश धनखड़ साहब। ठीक है, अब क्या होता है, अगर जज पर ये 2 कारण दुराचार और अक्षम्यता के सिद्ध हो जाते हैं, मामला सामने आ जाता है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि ये केस लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में सीधा सीधा नहीं जाएगा कि भैया कि जज के खिलाफ मामला आ गया और लोग एप्लीकेशन लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा कि इस प्रोसीजर के लिए आपको लोकसभा में इस आरोप पत्र के समर्थन में आपको 100 सांसदों का, लोकसभा में अगर ले जा रहे हैं केस तो 100 सांसदों का समर्थन चाहिए, और अगर राज्यसभा में ले जा रहे हैं तो 50 सांसदों का समर्थन चाहिए साइन वाला। ठीक है, अब जैसे ये 100 सांसदों का समर्थन मिल गया तो लोकसभा में ये प्रस्ताव जाता है। अब लोकसभा में प्रस्ताव जाता है तो यहाँ पर बैठे हैं ओम बिरला साहब। अब ओम बिरला साहब के ऊपर है
कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या इनकार करे। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में भी अगर ये प्रस्ताव जाता है तो ये जगदीश धनखड़ साहब के ऊपर रहेगा कि इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करे या अस्वीकृत कर दे। ठीक है, अब एक बार ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत फिर ये होता है कि जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो जिस भी सदन में स्टार्ट होती है वहां पर 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनती है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी में 2 जज होते हैं और एक कोई कानूनी विशेषज्ञ होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, अब ये 3 सदस्यीय जांच समिति क्या करती है, इस आरोप पत्र की जांच करती है। आरोप पत्र की जांच के बाद में अगर ये माना जाता है कि भैया जो आरोप जिस व्यक्ति पर लग रहे हैं, जिस जज पर लग रहे हैं वो सही है, तो फिर प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी, प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए फिर वोटिंग करानी पड़ेगी। और वोटिंग के लिए क्या नियम है कि लोकसभा में बहुमत सदस्य उपस्थित हो और राज्यसभा में भी जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका बहुमत उपस्थित होना चाहिए। और बहुमत उपस्थित होने के साथ साथ आपको क्या चाहिए, इस प्रस्ताव पर 2/3 मेजोरिटी, विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कराना आवश्यक होता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ये जजों की इंक्वायरी को लेकर जो प्रस्ताव था वो 2/3 मेजोरिटी से पारित होता है। और पारित होने के बाद में फिर भेजा जाता है किनके पास, राष्ट्रपति जी के पास। और फिर राष्ट्रपति जी के आदेश से जजों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि आज तक 1950 से लेकर हम 2025 तक बात करें तो किसी भी जज को इम्पीचमेंट की प्रोसीजर के द्वारा हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, वो प्रोसीजर आपने देखी है, काफ़ी कठिन प्रोसीजर है, जिसके कारण क्या है कोई भी जज को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया नहीं गया। अब सवाल ये होता है, आप पूछेंगे कि इतनी कठिन प्रोसीजर रखने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, कठिन प्रोसीजर रखने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उस समय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना जरूरी है। क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, अगर गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगी तभी न्यायपालिका ढंग से लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगी। क्योंकि हमारे संविधान का गार्जियन किसको कहा जाता है, न्यायपालिका को। नहीं तो क्या होगा, अगर सरकार के अंडर में न्यायपालिका आ जाएगी तो फिर क्या होगा, सरकार अपने मनमानी ढंग से कुछ भी कानून पारित करने लग जाएगी, आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कानून बना देगी और सुप्रीम कोर्ट केवल मूक दर्शक बना देखता रहेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं से बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि न्यायपालिका को इस गवर्नमेंट से, सरकार से स्वतंत्र रखना जरूरी है और उसके लिए इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी गई है ना। आप देखेंगे हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक पद है जिन पर एक खास जिम्मेदारी दी गई है, चाहे केक की बात कर लें, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की बात कर लें, है ना, इन सब के हटाने की प्रक्रिया स्पेशल दी गई है। ये अपने निर्वाचन आयुक्त की बात कर लें, ठीक है, तो इसलिए इनकी प्रक्रिया स्पेशल दी गई है ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। क्लियर। अब यहाँ पर एक और बात होती है कि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि न्यायपालिका में भी करप्ट लोग बैकडोर एंट्री से आ सकते हैं। और इसमें अंबेडकर साहब जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। उन्होंने बोला था कि संविधान हम कितना भी अच्छा से अच्छा लिख लें, हर चीज़ें हम कवर कर लें, लेकिन संविधान की सफलता उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।